3/5 Murabahah transactions in documentary credit. When a client intends to purchase imported goods from the institution through Murabahah financing of the documentary credit, the following must be observed. यानी जब क्लाइंट जो है वो कोई चीज इंपोर्ट कर रहा है, इंपोर्टेड गुड्स, तो और वो ये चाहता है कि भी इस्लामिक बैंक जो है वो इंपोर्ट करा के दे वो मशीनरी और पेमेंट भी इस्लामी बैंक करे और फिर वो इस्लामी बैंक से मुराबा पर खरीद ले, इसको कहते हैं मुराबा फाइनेंसिंग के जरिए गाड़ी चीज लेना एसेट, तो उसके जरिए अंदर लेटर ऑफ क्रेडिट होगा और साफ ज़ाहिर मुराबा भी होगा, तो उसका कैसे शरिया के उसूलों का ख्याल रखा जाएगा, तो ये इस हवाले से रहनुमाई शरिया स्टैंडर्ड फराहम कर रहा है। नंबर 1 3/5/1 Opening of documentary credit should not precede the conclusion of the sale contract between the orderer and the beneficiary, the seller, exporter, यहाँ आप ये कह सकते हैं, irrespective of the orderer having taken possession of the goods that are the subject matter of the contract. वो कह रहे हैं कि एक बात याद रहे कि अगर तो क्लाइंट ये चाहता है कि इस्लामी बैंक उसे लेटर ऑफ क्रेडिट भी दे और फिर इस्लामिक बैंक उसे मुराबा पर फाइनेंस भी करे, तो उसके लिए पहली कंडीशन तो ये है कि डॉक्यूमेंट्री एलसी खोलने से पहले इंपोर्टर और एक्सपोर्टर के दरमियान सेल नहीं होनी चाहिए। अगर तो इंपोर्टर एक्सपोर्टर के दरमियान सेल वाक़ई हो चुकी है और गाहक जो है उस एसेट के ऊपर कब्जा कर चुका है, तो फिर मुराबा नहीं हो सकता। अलबत्ता इस्लामिक बैंक सिंपल एलसी के जरिए फाइनेंसिंग उसको कर सकता है, मुराबा नहीं हो सकता। मुराबा के लिए जरूरी है कि इस्लामी बैंक इंपोर्ट करे और इस्लामी बैंक खरीदे, लेकिन यहाँ पर चूंकि एलसी से पहले गाहक खरीद चुका है इंपोर्टर, तो इस वजह से सेल तो वाकई हो चुकी है, मुराबा नहीं हो सकता। एक तो ज़हन में रहेगी, ये बुनियादी कंडीशन है पहली कि अगर इस्लामिक बैंक करना है तो फिर खरीदारी इस्लामिक बैंक करेगा। द इंस्टीट्यूशन शुड बी द पार्टी हु परचेजेस फ्रॉम द सप्लायर एंड देन सेल्स इट to the client through Murabahah as per the ruling stated in the Sharia standard number 8 on the Murabahah, while taking into account item 222 in respect of the cancellation of the contract, 313 in respect of agency and Murabahah। वो ये कहना ये चाह रहा है कि इंस्टीट्यूशन जो है वो पार्टी बन सकता है, वो ये होगा कि फिर एक्सपोर्टर से इस्लामिक बैंक खुद खरीदेगा और उससे खरीदारी के बाद फिर क्लाइंट को मुराबा के ऊपर बेचेगा, और मुराबा पर बेचने के लिए शरिया स्टैंडर्ड नंबर 8 का ख्याल रखा जाएगा, और ये क्लाजेज हैं जो जिनका ख्याल रखना ज़रूरी है, और ये शरिया स्टैंडर्ड नंबर 8 के अंदर मौजूद है, जो मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर हमने इसको एक्सप्लेन करके अपलोड किया हुआ है। (3/6) Musharakah contract with the client to finance documentary credit for imported goods. 3/6/1 In case the institution signs a partnership contract with the client to purchase goods prior to the opening of credit and before the client concludes a sale contract with the supplier, it is permissible to open the credit in the same of either partner. अच्छा, अभी वो ये कह रहा है कि अब मुशारका कॉन्ट्रैक्ट विद द क्लाइंट टू फाइनेंस डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट फॉर इंपोर्टेड गुड्स। अब ये केस ऐसा है कि इंस्टीट्यूशन जो है वो एक शिरकत का कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहा है अपने क्लाइंट के साथ, किसके लिए कि भाई एक एसेट है, खरीदना है और जो इंपोर्ट करवाना चाह रहे हैं प्रियर टू द ओपनिंग ऑफ क्रेडिट, लेकिन ये होगा कि ये एलसी खोलने से पहले शिरकत की जाएगी, यानी इस्लामिक बैंक और क्लाइंट आपस में पहले एक पार्टनरशिप करेंगे, उसके बाद इस्लामिक बैंक उसको खरीदने के लिए लेटर ऑफ क्रेडिट जारी करेगा। एंड बिफोर द क्लाइंट कंक्लूड्स द सेल कॉन्ट्रैक्ट विद द सप्लायर, और उसके बाद एलसी खोलने के बाद जो क्लाइंट है वो इंपोर्टर के साथ क्या करेगा, एक्सपोर्टर के साथ सेल कॉन्ट्रैक्ट का मुआहदा करेगा। इट इज परमिसिबल टू ओपन द क्रेडिट इन द नेम ऑफ द आइदर पार्टनर। अब चूंकि इस्लामिक बैंक भी पार्टनर है और इंपोर्टर भी है, दोनों पार्टनर है, तो एलसी किसी के नाम की भी खोली जा सकती है, चूंकि अब दोनों पार्टनर है, और वो एक्सपोर्टर को भेज दी जाएगी कि ये देखें जनाब आपको एलसी आ गई है। लेकिन एलसी खोलने से पहले पार्टनरशिप होनी चाहिए, और एलसी खोलने से पहले पार्टनरशिप हो, और सेल कॉन्ट्रैक्ट से भी पहले पार्टनरशिप हो जानी चाहिए, सेल कॉन्ट्रैक्ट के बाद पार्टनरशिप ना हो, ये कह रहे हैं। इट इज परमिसिबल फॉर द इंस्टीट्यूशन आफ्टर रिसीट ऑफ द गुड्स टू सेल इट्स शेयर टू अ थर्ड पार्टी। अब चूंकि इस्लामिक बैंक और क्लाइंट दोनों पार्टनर हो गए, एलसी खोल दी गई, एक्सपोर्टर ने माल भेज दिया, दोनों को पाकिस्तान में माल रिसीव हो गया,
अब दोनों के दोनों इस्लामिक बैंक और क्लाइंट दोनों पार्टनर हैं, दोनों एसेट के मालिक हैं। अब ये बेचना चाहते हैं इस एसेट को, तो ये एसेट को थर्ड पार्टी को बेचेंगे, बेच सकते हैं, और टू इट्स पार्टनर through a spot or deferred payment murabah on the condition that the sale to the partner is not based on an earlier exchange of binding promises or stipulated in the musharaka contract। बस ये नहीं होना चाहिए कि वो मिसाल के तौर पर इस्लामी बैंक अपना शेयर दोनों के दोनों मिलकर तीसरे फरीक को बेचना चाहते हैं पूरा एसेट, ये भी ठीक है। और ये भी हो सकता है कि इस्लामिक बैंक अपना शेयर जो है वो बेचना चाहती है अपने ही पार्टनर इंपोर्टर को। इंपोर्टर एक तो है अपने हिस्से का मालिक है, लेकिन इस्लामिक बैंक अपना शेयर अपने इंपोर्टर को बेचना चाहती है, तो वो कहते हैं कि कैश पे भी बेच सकती है, उसको क्रेडिट पे भी बेच सकती है, इंस्टॉलमेंट पे, ठीक है। लेकिन ये जरूरी है, अगर इस्लामी बैंक अपने पार्टनर को बेचना चाहती है तो जिस वक्त इन्होंने अपना पार्टनरशिप का कॉन्ट्रैक्ट किया था उसमें ये क्लाज ना डाली गई हो कि इस्लामी बैंक एज ए पार्टनर अपना शेयर इंपोर्टर को बेचेगा और इंपोर्टर पर बाइंडिंग होगा कि ये शेयर इस्लामी बैंक से खरीदेगा। इस तरह की क्लाज इब्तिदा में शामिल ना की गई हो, कम्बिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आ जाएगा, तो और ये डिपेंडेंसी बिटवीन कॉन्टिजेंसी बिटवीन कॉन्ट्रैक्ट आ जाएगी, जिसकी वजह से ये इलीगल हो जाएगा और इस्लाम के अंदर कॉन्टिजेंसी बिटवीन द कॉन्ट्रैक्ट वो है जायज़ नहीं है। ये क्लॉज इसके अंदर ये करे। अब मैं दोबारा इसको जरा देख लेता हूँ, पढ़ा देता हूँ आपको, देख लें। इट इज परमिसिबल फॉर द इंस्टीट्यूशन आफ्टर रिसीट ऑफ द गुड्स, सामान मिल गया इन दोनों को पाकिस्तान में, अब वो क्या जायज़ है उनके लिए, टू सेल इट्स शेयर टू अ थर्ड पार्टी, इस्लामी बैंक अपना शेयर या कोई भी फरीक अपना शेयर या दोनों के दोनों अपना एसेट किसी थर्ड फरीक को बेच सकते हैं, या टू इट्स पार्टनर। अब चूंकि बात हो रही है इट इज परमिसिबल फॉर द इंस्टीट्यूशन, इस्लामी बैंक क्या कर सकता है, अपना शेयर बेच सकता है टू इट्स पार्टनर थ्रू अ स्पॉट और डेफर्ड पेमेंट मुराबाहा ऑन द कंडीशन, यानी स्पॉट पेमेंट पे भी मुराबा पे बेच सकता है या इंस्टॉलमेंट पे भी मुराबा पे अपना हिस्सा बेच सकता है अपने पार्टनर को, दैट the sale to the partner is not based on an earlier exchange of binding promise। ठीक है, तो कहते हैं कि बाइंडिंग प्रॉमिस नहीं होना चाहिए इन दोनों के दरमियान कि भाई मैं आप ही को बेचूंगा, आप मुझसे ही खरीदेंगे, दोनों का दो तरफा वादा हो जाएगा तो एक कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। और ये या आर स्टिपुलेटेड इन ए मुशारका कॉन्ट्रैक्ट, या शिरकत के अंदर उन्होंने ये कोई क्लास डाल दी हुई हो कि भाई एक फरीक दूसरे को बेचेगा दूसरों से। अगर एक पार्टनर दूसरे को गारंटी देगा कि भी मैं तुमसे मुराबा पे तुम्हारा शेयर खरीदूंगा, तो इसका क्या मतलब है, इसका दूसरा मतलब ये है कि एक पार्टनर दूसरे पार्टनर को प्रॉफिट की गारंटी दे रहा है और उसको ये कह रहा है कि नुकसान तुम्हारे ऊपर नहीं होगा, ये तुम्हें मैं जमानत गारंटी देता हूँ कि तुम्हें गारंटी प्रॉफिट मिलेगा। और आपको पता है शिरकत के अंदर ये गारंटी, एक पार्टनर का दूसरे पार्टनर को प्रॉफिट की गारंटी देने की इजाजत नहीं है, तो यहाँ पर तो सीधी सीधी प्रॉफिट की गारंटी है। चूंकि जब क्लाइंट इस्लामी बैंक को गारंटी देगा कि मैं तुम्हारा शेयर मुराबा पे खरीदूंगा, और मुराबा आपको पता है प्रॉफिट होता है, तो इस्लामी बैंक एज ए पार्टनर प्रॉफिट की गारंटी ले रहा है, तो इसी वजह से स्टिपुलेटेड इन द मुशारका कॉन्ट्रैक्ट इसकी ये इजाजत नहीं होगी। तो ये है बुनियादी तौर पर इस क्लास का मीनिंग। 3/6/2 it is permissible for the institution to sign a partnership contract with the client in respect of goods purchased by the client on the condition that the institution does not sell its share to the client on a deferred payment basis। ये देखें, अब यहां सूरत थोड़ी सी बदल चुकी है। वो क्या है, सूरत हाल ये है कि इस्लामी बैंक के लिए जायज है कि वो अपने क्लाइंट के साथ जो है पहले जो हम पहले डिस्कस करते रहे वो ये था कि अभी एसेट खरीदा नहीं गया, इस्लामी बैंक और क्लाइंट आपस में पार्टनरशिप करते हैं, फिर एलसी खोली जाती है, फिर एसेट परचेज किया जाता है। यहाँ सूरत उलट है, वो ये है कि क्लाइंट ऑलरेडी एसेट परचेज कर चुका है, अब उस परचेज्ड चीज के अंदर इस्लामी बैंक उसके अंदर पार्टनरशिप करता है। अगर उस परचेज एसेट के अंदर इस्लामी बैंक पार्टनरशिप करेगा तो फिर उसमें इस्लामी बैंक अपना शेयर क्लाइंट को डेफर्ड पेमेंट बेसिस के ऊपर नहीं बेच सकता, वो ये बात कर रहा है। ठीक है, अब देखें, विद द क्लाइंट इन रिस्पेक्ट ऑफ गुड्स परचेज्ड बाय द क्लाइंट ऑन द कंडीशन दैट द इंस्टीट्यूशन डज नॉट सेल इट्स शेयर टू द क्लाइंट ऑन अ डेफर्ड पेमेंट बेसिस, वो नहीं बेचेगा। क्यों, इसलिए कि डेफर्ड पेमेंट पे बेचने का क्या मतलब होता है, डेफर्ड पेमेंट मतलब उसको ज्यादा कीमत पे बेचेगा, या इवन
ज्यादा कीमत पे, ठीक है, ज्यादा कीमत पे बेचेगा, इंस्टॉलमेंट में ना, यही होता है ना, इस्लामिक बैंक जितने का खरीदेगा उतने का तो देगा ही नहीं ना, तो प्रॉफिट तो रखेगा। अब प्रॉफिट रख के किसको बेच रहा है? उसी को बेच रहा है जिससे खरीदा था। तो यहाँ पे आ जाता है बाई बैक, बेईना। और आपको पता है कि बेईना इस्लाम में हराम है। अब बेईना क्या है, बाई बैक ट्रांजेक्शन्स के अंदर आ जाए तो क्या होता है, इसके ऊपर मेरे ही चैनल, इसी चैनल पर बाई बैक बेईना के नाम से एक वीडियो क्लिप है, उसको जरूर देखें ताकि आपको बाई बैक की जो है वो समझ आ जाए, ताकि कि बाई बैक से क्या मुराद है और इस्लामी बैंकों के अंदर वो किस तरह दाखिल होता है। General rules. If the credit transactions include a provision that it is subject to the prevalent principle and practices that unify documentary credit, it is necessary to qualify such a statement with the stipulation that it will not violate Sharia rules and principles. It is preferable that the institution present alternatives that could be agreed upon between the institutions and the correspondent banks. ये क्लास ये कह रही है कि अगर एलसी खोली और एलसी के अंदर कोई ऐसी टर्म एंड कंडीशन डाली गई है कि जो एलसी की उस वक्त प्रीवेलेंट, जो इस वक्त इंटरनेशनल मार्केट के अंदर उस तरह की चल रही हैं और वो टर्म एंड कंडीशन के मुताबिक है, तो उस क्लाज, वो जो स्टेटमेंट होगी वो एक ऐसी स्टेटमेंट ना हो कि जो शरिया के उसूलों के अगेंस्ट हो। और अगर इस तरह का कोई प्रॉब्लम आएगा तो फिर ये तय कर लिया जाए इंपोर्टर एक्सपोर्टर के आपस के दरमियान में कि कोई ऐसी सूरत बनाई जाए कि जिससे इस्लामी उसूलों की वायलेशन ना होती हो, अदरवाइज फिर ये एलसी जायज नहीं होगी या वो क्लास ही जायज नहीं होगी। इट इज रिक्वायरमेंट टू एक्सप्लिसिटली स्टेट, ये जरूरी है कि एक ऐसी स्टेटमेंट डाली जाए कि जो क्या करेगी, दैट अ प्रोविजन स्टिपुलेटिंग इंटरेस्ट विल नॉट बी एक्टेड अपॉन, कि सूद की कोई क्लाज इसके अंदर शामिल नहीं की जाएगी, ये वाज़ेह तौर पर उसके अंदर बयान करना होगा एलसी में। एंड आल्सो फॉर ट्रेडिंग एक्टिविटीज दैट कंट्रावीन दैट प्रोविजन ऑफ शरिया, यानी ये भी कि भी इसके अंदर इस्लामी उसूलों की वायलेशन नहीं होगी। फॉर वैलिड सब्सटीट्यूट्स, अच्छा भी अगर कहीं पर इंटरनेशनल ट्रेड ऐसा होता है उसमें सूद और कुछ उसूल ऐसे आ जाते हैं जो शरिया के मुखालिफ होते हैं, तो फिर उनका अल्टरनेटिव क्या है? तो कहते हैं फिर अल्टरनेटिव के लिए आपको शरिया स्टैंडर्ड नंबर 17 देख लें, कमर्शियल पेपर्स, वो 5/2 5/3 क्लास के अंदर इसका सोल्यूशन मौजूद है। 3/7/2, it is not permissible for the institution to discount accepted bills of exchange, यानी याद रख लें इस्लामिक बैंकों के लिए अलाउ नहीं है कि वो बिल्स ऑफ एक्सचेंज की डिस्काउंटिंग करें। डिस्काउंटिंग का मतलब होता है कि अगर बिल्स ऑफ एक्सचेंज के ऊपर लिखा है कि भाई ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज की बुनियाद पर $10,000 मिलने हैं, तो इस्लामी बैंक उस $10,000 की दस्तावेज को लेकर $9,000 दे दे और कह के जी ये $10,000 हम रिसीव कर लेंगे इंपोर्टर से, आप $9,000 लें, इसको कहते हैं डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। तो इसकी इजाजत नहीं है, ये सूद है, इस्लाम में ये हराम है। It is not permitted 3/7/3. It is not permissible for the institution to trade in deferred payment documents और accepted bills of exchange. Again वही बात है, यानी कुछ दस्तावेजात ऐसी होती हैं जो इस बात को शो कर रही होती हैं कि जनाब ये रसीद हैं दैन की, इसके ऊपर इतने पैसे मिलने वाले हैं, या जिस तरह बिल्स ऑफ एक्सचेंज हैं, तो इस्लामिक बैंक के लिए इजाजत नहीं है कि वो उनको उनकी नॉमिनल वैल्यू से कम पे खरीदे, अगेन क्योंकि वो डिस्काउंटेड हो जाएगी, इस्लाम में ये जायज नहीं है। It is also not permissible for the institution to act as an intermediary. इसी तरह के डिस्काउंटेड डॉक्यूमेंट को डिस्काउंट्स करने के लिए इस्लामी बैंक को इंटरमीडियरी रोल भी प्ले नहीं कर सकता कि ठीक है जी मैं तो नहीं करता लेकिन मैं आपको फलां बैंक से कहीं से आपको डिस्काउंट करवा के दे देता हूँ, इस तरह की फैसिलिटेशन इस्लामी बैंक के लिए जायज नहीं होगी। 3/7/4. It is not permissible for the institution to negotiate for less than their nominal value documents payable on site or payable of bills of exchange. तो कहते हैं इस्लामी बैंक के लिए जायज नहीं है कि वो निगोशिएट करे, यानी कि डॉक्यूमेंट्स पेएबल जो हैं या साइट एलसी जो होती है या बिल ऑफ एक्सचेंज होते हैं, अगेन उसके ऊपर निगोशिएट करे कि इतने पैसे नहीं इतने पैसे ले लो वगैरह, तो अगेन वही डिस्काउंटिंग हो जाती है और इस्लाम में ये हराम है। एक ही बात को मुख्तलिफ अंदाज में उन्होंने बयान किया हुआ है। It is not permissible for the institution so far as possible to present bills of exchange that it undertakes to pay the clients whose debts is to the institutions are represented by these bills. क्यों भाई? So as to get them discounted by other banks that may accept them. अब हुआ यह है कि इस्लामी बैंक ने अपने क्लाइंट को एलसी जो है वो खोल दी थी। अब उस एलसी के ऊपर जो है वो इस्लामिक बैंक को
पैसों की अशद जरूरत पड़ गई है, तो इस्लामी बैंक क्या करता है जी, मेरे पास मेरे क्लाइंट की एलसी तो पड़ी हुई है। अब क्या करता है, सूदी बैंक से कहता है कि देखो जनाब, ये एलसी है मेरे क्लाइंट की, मुझे इस क्लाइंट से इतने पैसे मिलने हैं, तो ये एलसी है, तो एक्सपोर्टर जो है वो हमें, इंपोर्टर ये पैसे पे करेगा, तो आप ऐसा करें कि इसको डिस्काउंट करके मुझे पैसा दे दें। तो इस वजह से इस्लामी बैंक के लिए इजाज़त नहीं है कि वो एलसी को पैसे एलसी के ऊपर रिसीव करने के लिए वो किसी सूदी बैंक को या किसी और बैंक को दे दे के उसके ऊपर डिस्काउंट करके उसको पैसे उसी वक्त दे दे, तो ये जायज़ नहीं होगा। एक्चुअली ये इस्लामी बैंक अपने क्लाइंट की एलसी को देना चाह रहे दूसरे बैंक को, ये इस स्टेटमेंट के अंदर कहा गया। स्टेटमेंट थोड़ी सी जरा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन इसकी मीनिंग यही है। 3/7/6. The institution should arrange its relationship with other institutions and correspondent banks on the basis of non-payment of interest and avoidance of prohibited transactions with respect to covering operations between the correspondent banks when such relationships involve settlement of interbank obligations resulting from the documentary credit and other banking operations. सिंपल सी बात, आसान से। वो कहता है कि चूंकि इस्लामी बैंक ने दूसरे बैंकों के साथ मामलात करने होते हैं इंटरनेशनली, तो उनको उनके साथ मामलात तय कर लेने चाहिए कि हम आपस में जो डीलिंग करेंगे डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट के हवाले से, इसके अंदर किसी किस्म के शरीय रूल्स की वायलेशन नहीं होगी, हमारे ताल्लुकात इस्लामी उसूलों पर बनेंगे, हम किसी किस्म की हराम चीज़ों के जो है वो एक्टिविटीज़ या ऐसी कोई स्टेटमेंट्स नहीं डालेंगे। तो ये आज हमारा शरिया स्टैंडर्ड कंप्लीट हुआ।